हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना +2 का चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा, हम लोग अब से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को प्रॉपर एनकोड करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है बेटा कि नीट के अंदर 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो आप लोग फोकस्ड हो जाओ, इधर उधर का कचरा वचरा पढ़ना सब बंद करो बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी के एक पेपर फिनिश करना है, उसके बाद हमें पीवाईक्यूज करने हैं, हमें एग्जाम्पल्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसके साथ ही हम एक्सपर्ट होते जाएंगे चैप्टर्स में। एनसीईआरटी का कम से कम 30 to 40 टाइम्स हम लोगों को रीड करनी है, ताकि लाइन बाय लाइन हमें पता चल जाए कि कौन सी लाइन कहाँ पर है और किस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और नीट के अंदर 360 में से 360 नंबर लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ मेरे साथ एनसीईआरटी को स्टडी करना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी कोडेड फॉर्म में है तो हमें इसको एनकोड करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा, जैसा कि फ्लावर्स फ्लावर्स के बारे में बेटा आप सब जानते हैं। फ्लावर्स नेचर की सबसे ब्यूटीफुल चीज है जो नेचर ने हमें दी है। फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और फ्लावर्स को आपको पता है कि फ्लावर्स हमारी फीलिंग से एसोसिएटेड है, क्योंकि तब जब भी हम फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखते हैं हम लोगों को हैप्पीनेस फील होता है। तो फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। अगर फ्लावर नहीं होते तो, क्योंकि फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट की, अगर फ्लावर ही नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता और हमें डिफरेंट वैरायटी देखने को ही नहीं मिलती। तो फ्लावर एक ऐसी रचना है भगवान की जिसने पूरे नेचर में खूबसूरती को भर दिया है। और अब जब हम आसपास अपने फ्लावर्स को खिलते हुए देखते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो भी खुशी से भर जाता है। तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे कंप्लीट फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर अब हम लाइन बाय लाइन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सबके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फ्लावर हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन इसको स्टडी करना बेटा स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. इसमें इसने क्या बताया है बेटा? इसमें कहा है कि प्राचीन काल से, अगर हम कितने भी पुराने टाइम से हम देखें कि फ्लावर के साथ हम लोगों का एक बॉन्ड रहा है, फ्लावर के साथ हमारा एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। अगर हम लोगों को अपनी एस्थेटिक वैल्यू शो करनी हो या सोशल गैदरिंग हो या कोई रिलीजियस सेरेमनी हो, हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। अगर हम लेमन मैन की तरीके से अगर हम फ्लावर को देखते हैं तो जैसे कि बच्चों आप किसी की पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या मैरिज में जा रहे हो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लेके जाना है तो आप उनको फ्लावर ऑफर करते हो। बुके ऑफ फ्लावर बहुत ही कॉमन है जो आप उनको ऑफर करते हो। इसके अलावा जितने भी टेम्पल्स हैं, मस्जिद है अब या फिर चर्च हम देखते हैं, वहां सब फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है। फ्लावर्स हम गॉड को ऑफर करते हैं। इवन फ्लावर्स की ऑर्नामेंटल वैल्यूज भी है। साउथ इंडिया के अंदर जो फीमेल्स हैं वो जनरली फ्लावर्स को अपने बालों में लगाती हैं, जनरली गजरा यूज करती हैं वो। तो फ्लावर्स की एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू है। और जनरली हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, चाहे वो लव हो, चाहे अफेक्शन हो, चाहे हम ग्रीफ में जा रहे हो, जनरली कलर्स फ्लावर्स का डिसाइड करता है। जनरली जो व्हाइट फ्लावर्स है हम ग्रीफ के लिए यूज करते हैं और रेड और पिंक फ्लावर्स हम अपना लव और अफेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। तो फ्लावर्स जो है बेटा वो बहुत ही पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। अब ये कहती है कि लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली
कि 5 ऐसे फ्लावर्स बताओ कि जो कॉमनली कल्टीवेट करते हैं हम होम पे या फिर गार्डन में। हमें 5 ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं। तो ये तो बच्चों आप भी बता सकते हो, 5 फ्लावर्स के नाम तो आप भी बता सकते हो बेटा। तो कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि रोज यूज करते हैं हम, लिली यूज करते हैं, इवन मैरीगोल्ड यूज करते हैं हम, क्राइजेंथेमम यूज करते हैं। तो ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं और जिनको हम अपने होम गार्डन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे होम गार्डन के अंदर रोज लिली हम लोगों ने ग्रो किए हुए हैं और हम जनरली ये जो फ्लावर्स हैं अपने गॉड को जनरली मॉर्निंग में ऑफर करते हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनसे हम अपना हाउस भी डेकोरेट कर सकते हैं, गॉड को भी ऑफर कर सकते हैं, इवन किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्लावर्स इज द वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। अब बेटा मेरे सामने यहां पर है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है ये आपने +1 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लेकिन अब हम इसको एलएस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एलएस ऑफ फ्लावर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा +1 का रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर के जो पार्ट हैं, फ्लावर जो है बेटा, ये जो फ्लावर है ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया पे डेवलप होता है। किस पे डेवलप होता है बेटा? फ्लोरल प्राइमोर्डिया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया पे ये डेवलप होता है फ्लावर। सबसे पहले शूट के अंदर फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होती है, उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है और उसके बाद ये फ्लावर, हमारा ये जो फ्लावर हम देख रहे हैं ये फ्लावर डेवलप होता है, ठीक है। अब फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे फ्लावर के पार्ट है जो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं सेपल, ठीक है। सेपल, इसका जो एक आउटर मोस्ट पार्ट है ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये कलरफुल भी होते हैं, बट जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका अगर एक है, एक लीव्स है तो उसको हम सेपल कहते हैं, और अगर वर्ल्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं बेटा कैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स। अगर वर्ल्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स। तो जो सेपल होता है बेटा ये फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम आते हैं कलरफुल, हमारा कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर पे, दैट इज पेटल। जो पेटल होते हैं बेटा ये कलरफुल होते हैं, और सेम लाइक सेपल्स की जो पेटल्स होते हैं, अगर एक लीव्स है तो उसको हम कहते हैं पेटल, बट अगर वर्ल्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं बच्चों कोरोला। क्या कहते हैं बेटा वर्ल्स को? कोरोला। तो सेपल के वर्ल्ड को कहते हैं कैलिक्स और पेटल के वर्ल्ड को हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। ये जो प्लांट का, ये जो फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन है जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए, बट ये असेंशियल ऑर्गन नहीं है, असेंशियल पार्ट नहीं है प्लांट के, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो मैं कलर करती हूँ बेटा, ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? थैलेमस। यार इधर आना बेटा। जैसे कि हम अपना फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी कर रहे हैं, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया, सेपल को कैलिक्स कहते हैं, पेटल को कोरोला कहते हैं, और ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो ब्रॉड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है बेटा, इस ब्रॉड पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। इस ब्रॉड पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। इसके साथ ही आप लोगों को ये दिख रहा है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक लॉन्ग स्टॉक दिख रही है, इसे हम कहते हैं, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, इसे हम कहते हैं स्टेमन। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। ये जो लॉन्ग स्टॉक आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, एंड दैट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज एंथर। तो अगर हम एक बोलेंगे तो एंथर है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड को बेटा हम कहते हैं एंड्रियूशियम। वर्ल्ड को बेटा हम कहते हैं एंड्रियूशियम, ओके। इसी तरह से ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है बेटा। ये इसका, ये जो आप बेस में ये जो आप देख रहे हो बेटा, इट इज ओवरी, और ये आपकी स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पिस्टिल, इसको हम कहते हैं
पिस्टिल, या फिर हम इसका जो इसका दूसरा नाम है बेटा दैट इज गाइन्यूशियम, दैट इज गाइन्यूशियम। इसको हम गाइन्यूशियम भी कहते हैं। तो ये बेटा ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एंड्रोशियम है एंड गाइन्यूशियम है, यानी कि जो स्टेपल है, जो पिस्टिल है, स्टेमन है, जो पिस्टिल है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं। तो ये हमको बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर को समझना है और इस स्ट्रक्चर को आपको देखना है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वो कहता है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 more flowers that are used in social and cultural celebration of the in our family, कि जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज होते हैं। बेटा आपका सबके घर पे फंक्शन हुए हैं, सबके घर पे फ्लावर्स आए हैं, तो आप सबको पता है कि हम बहुत सारे फ्लावर्स जनरली हम रोज मैरीगोल्ड की ही जनरली डेकोरेशन में डेकोरेशंस में जनरली उनको यूज करते हैं। बट इसके अलावा भी हम बहुत सारे फ्लावर्स है जो यूज कर रहे हैं। आज की डेट में क्राइजेंथेमम को भी बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब वो कहता है बेटा हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है बेटा? जब आप मेरे साथ स्टडी करेंगे तो पेन और पेपर लेके भी, पेन और रजिस्टर लेके जरूर बैठेंगे, क्योंकि जो मैं टर्म्स यहाँ पे एनकोड करूंगी तो वो टर्म आपको आपके उसके अंदर वो टर्म आपको लिखनी है, आपको उसके एनसीईआरटी में मार्क करना है और एनसीईआरटी में उस टर्म का मतलब लिखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बताऊंगी उसको आपको मार्क करते हुए जाना है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है बेटा कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की खेती करना। फूलों की खेती करने को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब ये तो हमने देखा लेमन मैन की नजरों से कि फ्लावर्स क्या होते हैं। अगर किसी बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए कि फ्लावर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, तो टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वलस एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर प्लांट का वो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, यानी वो बाहर से दिखने वाला पार्ट है, वो एम्ब्रियो की रचना है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट, फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। फ्लावर वो पार्ट है फ्लावर का जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फ्रूट्स और सीड बनते हैं। इन क्लास +1 यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो कि मैंने अभी आपको बताए। Figure 2.1 will help you recall the parts of a typical flower. Can you name the 2 parts in flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop? क्या आप 2 पार्ट्स ऐसे बता सकते हैं बेटा जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? ये मैंने आपको बेटा बता दिया। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्लावर के जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा? एंड्रोशियम एंड द गाइन्यूशियम, जो कि एसेंशियल पार्ट है फ्लावर के और जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, प्लांट पर एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। अब बेटा बात यह है कि फ्लावर दिखने से पहले, प्लांट्स पे डिफरेंट फ्लावर्स दिखने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि फ्लावर पे एक्चुअली, प्लांट पे एक्चुअली फ्लावर आएगा भी या नहीं आएगा। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि प्लांट्स पर फ्लावर आएगा? ठीक है, तो बेटा मैं बताती हूँ। जो शूट होती है, जनरली जो शूट होती है प्लांट की, वो फ्लावर में डेवलप करती है। ठीक है, अब ये जो शूट होती है प्लांट की जो शूट होती है, इसके अंदर बहुत सारे ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो जब इसके ऊपर हार्मोन एक्ट करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बेटा। तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो जिससे वो शूट होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है। ठीक है, फ्लावर्स को जनरली हम कंडेंस्ड कहते हैं। तो जो शूट होती है बेटा, तो शूट क्या होती है बेटा? वो शूट होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है। तो कंडेंस्ड होने के बाद वो बड में चेंज हो जाती है।
किसमें चेंज होती है, बड में चेंज हो जाती है। उसके बाद बेटा होता है एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है बड का खिलना। एंथेसिस क्या होता है बेटा, एंथेसिस यानी बड का खिलना। तो जब वो बड खिलती है तो उसके बाद जब वो बर्ड खिलती है तो उसको उससे क्या बनता है, फ्लावर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से करनी है। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। कि फ्लावर होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे होगा बेटा, several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordium। जो मैंने आपको बताया बेटा कि ये स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये डेवलप होंगे। सबसे पहले क्या बनता है बेटा, सबसे पहले बनता है फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम पे बनता है हमारा इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस, इस पे बनता है इन्फ्लोरोसेंस। उसके बाद बेटा हमारा होता है एंथेसिस। एंथेसिस, एंथेसिस मतलब बर्ड का खिलना। एंथेसिस का मतलब होता है बर्ड का खिलना। तो सबसे पहले इन्फ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स। तो सबसे पहले क्या होता है, शूट के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे कि फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। इस फ्लोरल प्राइमोडियम पर इन्फ्लोरोसेंस बनते हैं और इन इन्फ्लोरोसेंस पर फ्लोरल बर्ड्स बनती है, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, ये सब आते हैं। फिर फ्लोरल बर्ड खिलती है और क्या बनते हैं आपके, फ्लावर्स। क्या बनते हैं बेटा, फ्लावर्स। ठीक है, इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, एंड्रोशियम एंड गाइन्यूशियम, डिफरेंशिएट अलग अलग होते हैं एंड डेवलप, और उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टैंड बेटा, फ्लावर कैसे बनता है समझ में आ गया। हार्मोनल और कौन से चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर बनता है। ठीक है, You would recollect that the androecium consists of whorls of stamens, जो कि मैंने आपको बताया whorls of stamens को क्या कहते हैं, androecium, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड गाइन्यूशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइन्यूशियम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फिगर 2.2 है ये बेटा, एनसीईआरटी की फिगर लेबलिंग, आपको हर चीज का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से बनते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन फॉर्म होंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, एनसीईआरटी की लेबलिंग का और फिगर का। देखो बेटा, ये जो आपको दिखाया गया है, एक स्टेमन को एनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, इसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंडर लाइक लॉन्ग स्टॉक है, ये जो है लॉन्ग स्टॉक सिलेंडर लाइक बेटा, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और ये जो है फिलामेंट के टर्मिनल साइड पर, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो फिलामेंट का एंड है, ठीक है, वो किससे होता है, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, थैलेमस से। किससे जुड़ा हुआ होता है बेटा, थैलेमस से। और ये जो टर्मिनल एंड है, इसके ऊपर ये जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं बेटा, एंथर। इसमें देखो बेटा दो लोब है और ये बीच में एक स्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा। ठीक है, दो लोब है और जनरली बाइलॉब्ड होता है, स्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे ये सेपरेट होते हैं, जिस इसके अंदर होता है। और इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड भी होती है। अभी मैं आपको एनलार्ज जब आपको स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या किया, एलएस उसका टीएस उसका हमने जो पोलन ग्रेन, ये जो एंथर है उसका हमने टीएस लिया और देखा, तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो एंथर है इसमें एक और ये दो, एक और ये दो, ये क्या है बेटा, इन्हें कहते हैं थिका। क्या कहते हैं, थिका। तो ये दो थिका प्रेजेंट है, इसलिए हम एंथर को कहते हैं डाइथिकस। क्या कहते हैं बेटा, डाइथिकस। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो डार्क ग्रीन कलर की लाइंस हैं, दीज आर लाइन ऑफ डेहिसेंस।
लाइन ऑफ डाइसेंस का मतलब क्या है बेटा कि यहां से एंथर फटता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होने वाले होते हैं तो यहां से पोलन लाइन ऑफ डाइसेंस, यहां से एंथर बस्ट ओपन हो जाता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। इन थिका के अंदर बेटा लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन लोब्स को इसे हम पोलन सैक कहते हैं और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं बेटा, ठीक है। फिगर 2.2a shows the two parts of a typical stamen। अब हमने देखा दो पार्ट स्टेमन के दिखा रही है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल, बेटा ये आपको टर्म याद रखनी है, टर्मिनल एंड पे होता है ये, ठीक है, ये आपको टर्म याद रखनी है बेटा। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, ठीक है। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। जो इसका एंड है फिलामेंट का, जो लास्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये थैलेमस से भी अटैच हो सकता है या फिर पेटल से भी अटैच हो सकता है। The number and the length of stamens are variable in flower of different species। अगर हम अलग अलग स्पीसीज के स्टेमन्स को अगर हम स्टडी करेंगे, अगर हमने कोई 5 या 10 फ्लावर इकट्ठे कर लिए, उनके स्टेमन्स को लेकर अगर हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें बहुत ही वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता कि स्टेमन सबके सेम होते हैं, स्टेमन सबके अलग अलग वैरायटी हमें देखने में मिलती है स्टेमन्स के अंदर। इफ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, हमने 10 फ्लावर के स्टेमन कलेक्ट किए, लेकिन वो 10 के 10 फ्लावर अलग अलग स्पीसीज के होने चाहिए, ठीक है। एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, और उनको स्लाइड पर अरेंज किया। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। हमें अब क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है, क्या एंथर का स्ट्रक्चर सेम होता है सब स्पीसीज में? एंथर सेम ही होते हैं सबके अंदर? तो आपको क्या आंसर करना है? नहीं, अलग अलग साइज हमें देखने को मिलता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। कि जो एंथर किस तरीके से अटैच है उसमें भी डिफरेंस होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, जो मैंने आपको बताया कि 1 और 2, जो टिपिकल जनरली जो एंजियोस्पर्म के अंदर एंथर मिलता है वो बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब के अंदर क्या होता है? 1 और 2 थिका। क्या होता है? थिका। तो एंथर क्या हो गया बेटा? 2 लोब है बाइलोब्ड एंड 2 थिका है तो डाइथिकस, ठीक है। विद ईच लोब हैविंग 2 थिका दे आर डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स है ये लेंथ वाइज रन करता है और थिका को सेपरेट करता है। तो कौन सी चीज थिका को सेपरेट करती है बेटा? इट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। कौन सी चीज करती है बेटा? इट्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो कि थिका को सेपरेट करता है, ठीक है बेटा। Let us understand the various type of tissues and their organization in transfer section of an anther, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था और बताया था कि हमने टीएस लिया एंथर का और किस तरीके से देखा। The bilobed nature of anther is very distinct in the transfer section। जो bilobed nature है एंथर का हमें ट्रांसफर सेक्शन में बहुत ही अलग दिखा है। The anther is four-sided structure consisting of 4 microsporangia। एंथर के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे हमने पोलन सैक भी बोला है। ये जो बोलते हैं बेटा इन्हें पोलन सैक या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और क्योंकि ये 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये 4 नंबर में है इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि दे आर 4 इन नंबर। ओके। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, हर एक लोब के अंदर 2-2 है और आपने देखा कि ये अब कॉर्नर पर लोकेटेड है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर है इनके अंदर वापस से डेवलपमेंट होता है और क्या बना देते हैं? ये पोलन सैक। क्या बना देते हैं बेटा? पोलन सैक।
दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो पोलन सैक है ये कैसे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर, एंथर की जो लेंथ है उस पे लॉन्गिट्यूडनली इलोंगेट होते हैं एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन, और इनके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन भरे हुए रहते हैं। तो ये लाइन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of an anther and are packed with pollen grain and are packed with pollen grain। अंडरस्टैंड बेटा, यहां तक समझ में आया। अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बेटा, इन अ टीएस सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। हमें माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली क्या दिख रहा है बेटा, राउंड दिख रहा है, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा इसके अंदर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये इस तरीके से इसमें आर्चीस्पोरियल सेल प्रेजेंट है। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है बेटा, ये देखो ये एक आर्चीस्पोरियल सेल है, एक बार आपको अच्छे से बताती हूँ बेटा, मान लो ये एक आर्चीस्पोरियल सेल है। अब इसके अंदर डिवीजन होता है पेरिक्लाइनली। कैसा डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनली। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला सेल है बेटा, ऊपर वाले सेल को हम कहते हैं पेराइटल सेल, ऊपर वाले सेल को कहते हैं पेराइटल सेल, और जो नीचे जो सेल डिवाइड हुआ है इसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, स्पोरोजिनस सेल। अब क्या होता है बेटा, ये पेराइटल सेल में फिर डिवीजन होते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, और ये चारों तरफ डेवलप होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। और आप देख रहे हैं कि ये स्पोरोजिनस जो टिश्यू है ये अंदर की साइड, ये बीच की साइड जाता जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो बीच वाला पार्ट है ये स्पोरोजिनस का है, और ये जो आसपास जो डेवलप डिवीजन होता जा रहा है ये सब पेराइटल सेल है, ये सब पेराइटल सेल है। तो ये जो पेराइटल सेल है ये डेवलप होके बेटा बना देते हैं वॉल्स, डेवलप होके क्या बना देते हैं, वॉल्स बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि, और ये आर्चीस्पोरियल सेल, कौन से सेल मैंने बताया बेटा, आर्चीस्पोरियल सेल। ये जो आर्चीस्पोरियल सेल हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं, पेरिक्लाइनली का मैंने मतलब बता दिया, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, और ये हाइपोडर्मल पोजीशन में होते हैं, पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो जनरली कौन सा डेवलपमेंट होता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया में, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है, एक आर्चीस्पोरियल सेल्स होते हैं, सबसे पहले वो डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली, जो आउटर पार्ट है बेटा वो पेराइटल सेल बनाता है, जो इनर पार्ट है बेटा वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। ये जो पेराइटल सेल है ये डिवाइड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, इनमें डिवीजन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और ये इसको चारों तरफ से स्पोरोजिनस टिश्यू को घेर लेते हैं, वॉल बना लेते हैं, क्योंकि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है आगे चलकर ये पीएमसी बनाएंगे, पीएमसी मतलब पोलर मदर सेल बनाएंगे। ठीक है, इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से ये जो पेराइटल सेल है ये चारों तरफ लेयर बना देते हैं। ठीक है, चारों तरफ वॉल लेयर बना देते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसफर सेक्शन, a typical microsporangium appears near circular in outline, जो मैंने बताया गोल होता है ये जनरली। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। पेराइटल सेल कितनी वॉल लेयर बनाते हैं, 4 टाइप की, 4 लेयर नहीं होती बेटा, 4 टाइप की वॉल बनाते हैं। ठीक है, 4 टाइप की वॉल बनाते हैं। अभी मैं आपको पूरा एनलार्ज वे में, जब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो एनलार्ज वे में होगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। अब बेटा देखो, द आउटर 3 वॉल लेयर, अब लेयर के नाम कौन कौन से, जो आउटर लेयर है बेटा दैट इज एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है बेटा एंडोथीशियम, उसके अंदर 1 to 3 लेयर, लगभग 1 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर्स, और लास्ट वाली जो लेयर होती है दैट इज टैपिटम, दैट इज टैपिटम। तो 4 तरह की वॉल लेयर बनाते हैं, 4 नहीं बनाते, 4 टाइप की बनाते हैं। अंडरस्टैंड, तो कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड द टैपिटम। द
द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। बेटा जब यंग एंथर होता है ना, जब एंथर यंग स्टेज में होता है तो ये जो लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडिल लेयर, ये हेल्प करती हैं प्रोटेक्ट करने में एंथर को। किस चीज में हेल्प करती हैं? एंथर को प्रोटेक्ट करने में। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो यही 3 लेयर हेल्प करती हैं डेहिशेंस ऑफ एंथर, ताकि एंथर फट जाए और पोलन रिलीज हो जाए। अंडरस्टैंड बेटा? फंक्शन समझ में आया? ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, इनका जनरली फंक्शन होता है यंग स्टेज में एंथर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, बट जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो यही हेल्प करती है डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज कॉल्ड द टेपिटम। टेपिटम, अब ये भी बेटा क्वेश्चन है, इनर मोस्ट वॉल लेयर कौन सी है? टेपिटम। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है? पहले वाली तीनों का तो हमें पता चला, अब इसका क्या फंक्शन है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको खाना पानी तो चाहिए ना, अगर खाना पानी नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे करेगा? तो जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो टैपिटम होते हैं, जो उनके सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाय न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, और उनके पास साइटोप्लाज्म डेंस होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं और ये न्यूट्रिएंट हेल्प करती हैं उनको नरिशमेंट के अंदर। ठीक है, पोलन ग्रेन के नरिशमेंट में हेल्प करती है। अब जनरली इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस क्यों होते हैं? एक तो इसको ज्यादा काम करना होता है, तो ज्यादा काम करना होता है तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस ज्यादा चाहिए होते हैं। दूसरा, टेपिटम के अंदर, टेपिटम लेयर के अंदर पॉलीप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अंदर हम पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, कैसे होती है, हम सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे बेटा। सारे जिन लोगों ने +2 में आए हैं उन्होंने पढ़ रखा है, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है तो मेरी क्लास अटेंड करना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर में चीजें करवा दूंगी। बट आप रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना बच्चों, क्योंकि जब तक हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे और बच्चों को ये चीज नहीं बताएंगे तो आजकल यूट्यूब पे ढेरों चैनल है और वो चैनल्स आपको डिफरेंट आपको बहुत सारी नॉलेज भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल पर हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, तो जब हम पीवाईक्यू करेंगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ाने के दौरान जो भी 2% बाहर से आता है वो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। बेटा इधर उधर बहुत सारी किताबों के चक्कर में मत पढ़ो। आपका जो बच्चे +2 में हैं वो ऑलरेडी +1 के अंदर अपना 1 साल खराब कर चुके हैं, या फिर हो सकता है कि बच्चों ने +1 बहुत अच्छे से भी स्टडी की हो, लेकिन ये आपका क्रूशियल ईयर है, तो इस ईयर को हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और इस तरीके से पढ़ना है, स्पेसिफिक पढ़ना है बच्चों। स्मार्ट स्टडी जरूरी होती है, हार्डवर्क तो जरूरी है ही है, लेकिन स्मार्ट स्टडी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो बायोलॉजी की हम वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ते ही रह जाएंगे और हमारा मेन जो फोकस है वो हट जाएगा। तो एनसीईआरटी हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया बेटा जो टेपिटम होती है इसका फंक्शन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है जो डेवलप होता है उसको नरिशमेंट देना। इसके साथ सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, उनके पास बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं और जनरली इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होती हैं। तो क्वेश्चन आया है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएट? क्यों? मैंने बता दिया बच्चों, पॉलीपोलाइडी, एन्यूपोलाइडी, एंडोपोलाइडी इनके अंदर होती है जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, वॉल नहीं बनी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ज्यादा है। साइटोकाइनेसिस इनमें लेटर ऑन होता है। कैसे होता है बेटा हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue। जब एंथर यंग स्टेज में होता है, जो मैंने आपको बताया बच्चों, ये जो बीच वाला टिश्यू है इसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये सेंटर पे होता है। सेंटर पे भी मैंने बताया क्यों होता है, क्योंकि ये जो आउटर वॉल है इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता रहता है और इसको वो सराउंड करती है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। एंथर यंग होता है उस वक्त सेंटर में जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। ये होमोजीनियसली अरेंज्ड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं है, होमोजीनियसली अरेंज्ड है स्पोरोजिनस टिश्यू विच ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम पढ़ते हैं बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब इनकी पॉपुलैरिटी कब क्या होती है बेटा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम एंथर का स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर ले। देखो बेटा, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको पहले हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं बेटा। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर आप देख रहे हो ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है बच्चा, ये जो बीच वाला पार्ट है इट इज कनेक्टिव, और इसके अंदर प्रेजेंट रहती है बेटा वेस्कुलर स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटर लेयर को क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मिस। आउटर लेयर से जो अंदर वाली लेयर है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं अंदर वाली लेयर को, एंडोथीशियम। क्या कहते हैं, एंडोथीशियम। इसके जो अंदर 2 से 3 लेयर्स होती हैं बेटा, वो होती हैं आपकी मिडिल लेयर्स। क्या होती हैं ये आपकी मिडिल लेयर्स। और ये जो बीच में हमारा है, ये हमारा है स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसके आगे की जो आप इसके बाहर की जो कवरिंग देख रहे हो बेटा, इट इज टैपिटम। जो मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किया बेटा, ये टैपिटम है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से देखेंगे बेटा। इसमें आप इस वाले डायग्राम में देखो, आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर, 2 से 3 लेयर की हो सकती हैं, तो ये मिडिल लेयर हो गई आपकी। ये आपके बीच वाले स्पोरोजिनस टिश्यू हो गए, और स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट सराउंड करती हुई हो गई टैपिटम। क्या हो गई, टैपिटम। अब इसके अंदर बेटा एक खास बात याद रखनी है, ये जो एंडोथीशियम है और ये जो टैपिटम है, एंडोथीशियम और टैपिटम, इनके सेल बाकी एपिडर्मिस और मिडिल लेयर से बड़े होते हैं, तो इनके सेल क्या होते हैं, एनलार्ज। इनके सेल बड़े होते हैं इनसे। इसके अलावा ये जो बेटा एंडोथीशियम का है, मैं एक सेल बना के आपको दिखा रही हूं, जो एंडोथीशियम का ये मैंने सेल बनाया, इसके इनर साइड ऑफ द वॉल पे रेडियली एक फाइब्रस थिकनिंग आ जाती है। कैसे, एक लेयर ऑफ कैलोज डेवलप हो जाती है, एक फाइब्रस थिकनिंग आ जाती है, जिसे हम कहते हैं अल्फा सेलुलोज। क्या डेवलप हो जाता है बेटा, अल्फा सेलुलोज इसके अंदर ऐसे डेवलप हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं फाइब्रस थिकनिंग। एंडोथीशियम को हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि फाइब्रस थिकनिंग। तो ये याद रखनी है, एक तो एंडोथीशियम और जो टैपिटम है उनके सेल बड़े होते हैं एपिडर्मिस और मिडिल लेयर से, और जो एंडोथीशियम है उसकी मैंने एक सेल आपको दिखाया, इसके अंदर इस तरीके से अल्फा सेलुलोज डिपॉजिट होने लग जाता है, और जिसे हम कहते हैं फाइब्रस थिकनिंग, जिसकी वजह से एंडोथीशियम के जो सेल होते हैं बेटा, दे आर डेड। एंडोथीशियम के जो सेल हैं बेटा, वो डेड होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा टैपिटम पर। जो टैपिटम के जो सेल्स होते हैं बेटा, टैपिटम जो होती है बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी अमीबॉइड, एक हमारी होती है सेक्रेटरी। एक होती है हमारी अमीबॉइड, एक हमारी होती है सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, जो अमीबॉइड टैपिटम होती है बेटा, इसका फंक्शन होता है, ये जो स्पोरोजिनस सेल है देख रहे हो अंदर की साइड बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं, अब टैपिटम उसको कैसे खाना पहुंचाएगी, तो जो हमारी अमीबॉइड टैपिटम होती है वो सेल आपस में फ्यूज कर लेती है और मूव करके ऐसे मैं मूवमेंट यहाँ शो नहीं कर पा रही हूं बेटा, बट इस तरीके से अंदर बाहर मूव करके इन पूरे स्पोरोजिनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन देती है,
जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू हैं अंदर उनको न्यूट्रिशन देती है। और जो हमारी सेक्रेटरी सेल है वो नरिशमेंट देती है ताकि इनकी ग्रोथ हो सके और ये डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, खाने पीने के लिए, मेच्योरिटी के लिए अमीबॉइड ने दिया, सेल डिफ्रेंसिएशन और ग्रोथ के लिए सेक्रेटरी ने दिया इसको न्यूट्रिशन। तो जो हमारी टैपिटम होती है ये क्या करती है, नरिशमेंट देती है। ये भी दो तरह की होती है, अमीबॉइड एंड द सेक्रेटरी। बेटा आप लोग इसको नोट करते जाना, जो जो मैं बताती जा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर मैं बता रही हूँ तो उसको आप नोट करते जाना, आपके एनसीईआरटी में ही लेबल कर लो ताकि इधर उधर देखना ही ना पड़े, इसमें से ही पढ़ लो। और ये जितनी भी लेयर है बेटा, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे एंडोथीशियम हो, चाहे टैपिटम हो, चाहे मिडिल लेयर हो, सबकी सब जब डेहिशंस होता है, जब फटता है एंथर, तो सबकी सब डिजनरेट हो जाती हैं। तो सबकी सब डिजनरेट हो जाती हैं। हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये बचता है पोलन मदर सेल। क्या बचता है हमारे पास, पोलन मदर सेल। बेटा जो टैपिटम है इसके बहुत सारे फंक्शंस है। एक नरिशमेंट तो देती ही देती है ये, इसके साथ साथ ये यूबिश ग्रेन्यूल प्रोड्यूस करती है बेटा। यूबिश ग्रेन्यूल यहां मैं लिख देती हूं, यूबिश ग्रेन्यूल्स देती है। और ये यूबिश ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन। ये टैपिटम बनाती है। कौन बनाती है, ये टैपिटम। ये टैपिटम बनाती है बेटा, यूबिश ग्रेन्यूल, और इसके अंदर होता है आपका स्पोरोपोलेनिन। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये हार्ड है, वो ये बेटा ऑर्गेनिक हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है जो पोलन ग्रेन के ऊपर होता है। तो ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, टैपिटम। कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी टैपिटम। इसके अलावा टैपिटम पोलन किट भी बनाती है। इसके अलावा जो टैपिटम होती है वो पोलन किट भी बनाती है। जो भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं उनके पास पोलन किट होती है। ठीक है, जिनको भी इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं उनके अंदर पोलन किट होती है। येलोइश स्टिकी सी होती है जिसके अंदर फैटी एसिड्स और कैरोटीनोइड्स होते हैं बेटा। तो ये पोलन किट भी टैपिटम बनाती है। तो टैपिटम का फंक्शन क्या क्या हो गया बेटा, नरिशमेंट देती है, यूबिश ग्रेन्यूल यानी कि स्पोरोपोलेनिन बनाती है, इसके अलावा पोलन किट भी बनाती है। तो स्पोरोपोलेनिन बहुत सारा काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, STOMIUM, स्टोमियम। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा स्टोमियम। यहाँ जो पार्ट है बेटा, इस वक्त जो एंडोथीशियम सेल है, स्टोमियम, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डाइशंस। क्या कहते हैं बेटा, लाइन ऑफ डाइशंस। तो जो स्टोमियम पार्ट है, इस पार्ट पर जो एंडोथीशियम के सेल हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, थिन है, ताकि जब एंथर यहां से फटेगा तो इजीली फट जाएगा। क्या होता है बेटा, जब एंथर मैच्योर होता है तो वो लूज वाटर, वो वाटर को लूज कर देता है। ठीक है, वो वाटर को लूज कर देता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे जो एंडोथीशियम के सेल है वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं। तो इस वजह से वो बहुत ही पतले, और वहां पे जो लाइन है वो ऑलरेडी वहां पे पतले हैं सेल, स्टोमियम पे वो और ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, तो इजिली जो एंथर है वो फट जाता है। ठीक है बेटा, तो एंथर इजिली फट जाता है। तो आपको आई होप बेटा ये सब समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो बेटा, ये एंथर यहां से फट गया, खुल गया, यहां से दिख रहा है ना बेटा आपको कि एंथर यहां से, कि ये जो पार्ट है यहां से एंथर फट गया, स्टोमियम है यहां से फट गया, और पोलन ग्रेन्स क्या हो गए बेटा, रिलीज हो गए। ठीक है, तो अब हम ये मैच्योर डाइसाइज्ड एंथर है, तो ये इसीलिए दिखाया गया है बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां से एंथर डाइसेंस होता है, स्टोमियम से। अब पढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। स्पोरोजिनस टिश्यू के हर सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर वो ताकत होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस कर सके। टेट्राड मतलब 4, 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सके। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन। जो माइक्रोस्पोर है बेटा उसको बोला गया है कि जो 4 प्रोड्यूस करेगा, तो हर एक जो है वो पोटेंशियल पोलन होगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, पोलन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनता है, ये जो हमारी पोलन मदर सेल है बेटा, ये जो पोलन मदर सेल है, ये स्पोरोजिनस, सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर जो होती है बेटा, बाहर बेटा ये देखो, ये इसके जो बाहर एक लेयर डेवलप हो जाती है जिसे हम कहते हैं कैलोस। क्या कहते हैं बेटा? कैलोस, CALLOS, इसे हम कहते हैं कैलोस। और ये जो हमारी है, ये है हमारी PMC, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर मियोसिस होता है और ये 4 पोलन ग्रेन, 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है माइक्रोस्पोर का, किससे बने हैं? ये पोलन मदर सेल से। तो इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये कैलोस क्यों डेवलप करती है? ताकि उसको बाहर की वॉल से अलग कर सके, बाहर की वॉल से अलग कर सके। ठीक है बेटा? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है? माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in cluster of 4 cells। माइक्रोस्पोर 4 सेल में, इनके बीच में जो सेल का कनेक्शन है बेटा, जो ये 4 सेल का कनेक्शन है, ये है बेटा प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा से ये आपस में 4 सेल जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में ये 4 सेल अलग अलग हो जाएंगे और पोटेंशियल पोलन बनेंगे। तो माइक्रोस्कोप एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। द माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये 4 है। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, मैंने आपको बताया कि जब एंथर मैच्योर होता है तो डिहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पानी को लूज कर देता है एंथर, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, और माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्योंकि फट जाते हैं तो माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर आपने एक बात नोट करी बेटा, पोलन एंथर की डेहिशन से पहले ही माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो गया है। एंथर डेहिसेंस अभी नहीं हुआ है, नहीं फटा है। तो विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, अंदर ही पोलन मदर सेल ने 4 माइक्रोस्पोर बना दिए हैं। सिर्फ अलग वो तब हुए हैं जब डेहिसेंस हुआ है। इसका मतलब कि अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो गया है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं प्रीकोशियस। ठीक है बेटा? तो ये आपको याद रखना है कि डेहिसेंस से क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैच्योर या डेहिसेंस से पहले डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, हो चुका है। तो ये आपको, यही एनसीईआरटी की ब्यूटी है बेटा, यही हमें एनकोड करना है, यही चीजें हमें पढ़ते हुए चलना है। तो जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होता है तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजारों पोलन ग्रेन्स रहते हैं, और जब एंथर का डाइजेशन होता है तो वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है बेटा? अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लांट है, आपको पता है, हिबिस्कस, चाइना रोज, अगर आप उनके ओपन एंथर होते हैं, अगर आप उनको टच करोगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ पर डिपॉजिट ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स, आपकी उंगलियों पर येलो कलर के पाउडरी पोलन ग्रेन्स चिपक गए हैं। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide। इन पोलन्स को हम अपने हाउस पे स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है? देखो बेटा, ये डिफरेंट तरह के पोलन ग्रेन्स हैं, ये डिफरेंट तरह के पोलन ग्रेन्स हैं। ये देखो बेटा, इस तरीके से मैंने बताया, ये बाहर वाली जो लेयर है, ये जो बाहर वाली जो लेयर है बेटा, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर ऑफ कैलोज है, और ये हमारे टेट्राड है, इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो पोलन ग्रेन्स का, उसको हम आइसोबाइलेटरल कहते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं, टी शेप भी होते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल भी होते हैं, बट जनरली आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल हमें देखने को मिलते हैं पोलन ग्रेन्स का अरेंजमेंट। इस तरह से ये जो अरेंज है, अगर 3 आगे और 1 पीछे हो जाता तो उसको टेट्राहेड्रल कह देते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे हमें अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। अब ये बेटा, अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर, इसे हम कहते हैं बेटा एक्साइन।
अंदर वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंटाइन। अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंटाइन। ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था कि पोलन मदर सेल, जहां पर मदर सेल आ गया बेटा उसकी प्लॉइडी तो डिप्लॉइड ही होगी। जहां पर भी मदर वर्ड आ गया वो प्लॉइडी क्या होगी उनकी, डिप्लॉइड। और जब मियोसिस हुआ है तो जो माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन जो हमारे बने हैं उनकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड। क्या होगी, हैप्लॉइड। ठीक है। अब बेटा अब हम इसके अंदर देखो डायग्राम में हम वैरायटी ऑफ, ये जो डायग्राम है इसमें वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन हमें देखने को मिल रहे हैं। सबका बाहर का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबके बाहर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जनरली एक्साइन जो होती है वो अलग अलग होती है। जनरली क्या होती है बेटा, जो एक्साइन होती है वो अलग अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग अलग होता है। और एक्साइन जो हमारी लेयर है ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, मतलब ये एक्साइन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कहीं कहीं पर एक्साइन एब्सेंट है, एक्साइन प्रेजेंट ही नहीं है। वहां पर इंटाइन थोड़ी सी मोटी है लेकिन एक्साइन एब्सेंट है, तो उसे हम जर्म पोर कहते हैं अगर वो सर्कुलर में है, और जर्मिनल फरो कहते हैं अगर वो इलोगेटेड में है। आगे बढ़ते हैं। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर। हमें बहुत सारे आर्किटेक्चर, साइज, शेप्स, कलर्स, डिजाइन्स देखने को मिल रहे हैं पोलन ग्रेन में डिफरेंट स्पीसीज के। तो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, गोल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल होती है। जो आउटर लेयर बेटा ये देखो हार्ड, ये जो वर्ड आया है हार्ड, एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। अब एक्साइन किसकी बनी होती है, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि मैंने आपको बताया था टैपिटम बनाती है स्पोरोपोलेनिन। जो स्पोरोपोलेनिन है ये, अब इसका नेचर पूछा जाता है बेटा, इसका नेचर क्या है, ये ऑर्गेनिक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये ऑर्गेनिक इन नेचर है और इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर जो होते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एसिड में डाल दो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्कली में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना, अंदर का जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है उसको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बड़ा डेंस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसको रेडिएशन से बचाता है, पोलन ग्रेन को किससे बचाता है, रेडिएशन शॉक से बचाता है। और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, किसी भी चीज से इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जिसने स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दिया। इस वजह से स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम पोलन ग्रेन को फॉसिल्स के रूप में स्टडी कर सकते हैं। हम पोलन, बहुत साल पहले पोलन ग्रेन चले दब गए हैं, कौन कौन से प्लांट्स थे बहुत साल पहले, हम पोलन ग्रेन्स को निकालते हैं फॉसिल्स के रूप में, उसको स्टडी करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से प्लांट्स थे पहले। ठीक है। तो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। Pollen grain exine has prominent aperture called germ pores where sporopollenin is absent। मैंने बताया जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है वहां इंटाइन थोड़ी सी मोटी होती है बेटा। तो जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, वहां उस वाले स्ट्रक्चर को अगर राउंडेड फॉर्म में है तो हम क्या कह देते हैं, जर्म पोर्स। और अगर लंबा है, वो स्ट्रक्चर लंबा है, इलोंगेटेड है, तो उसको जर्मिनल फरो कह देते हैं। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, जो भी मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इंपॉर्टेंट बेटा, द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन्स। एक्साइन के बहुत सारे हैं। एक्साइन हार्ड की होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। स्पोरोपोलेनिन होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जर्म पोर का फंक्शन क्या है, आगे पढ़ेंगे बेटा। जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है। अगर एक्साइन इतनी हार्ड है तो एक्साइन अगर प्रेजेंट होगी तो पोलन ट्यूब कैसे बनेगी। तो नेचर ने देखो कितना ब्यूटीफुल काम किया, क्योंकि पोलन ट्यूब बननी है तो वहां से एक्साइन को ही हटा दिया, स्पोरोपोलेनिन को हटा दिया, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड और हाईली रेजिस्टेंट है। वो डिग्रेड कैसे होगा, एंजाइम तक उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पर जर्म पोर बना दिया और जर्म पोर का फंक्शन है पोलन ट्यूब को बनाना। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन किसकी बनी हुई होती है बेटा, ये थिन होती है, मैंने बताया एक्साइन हार्ड होती है, ये थिन होती है और ये कॉन्टिन्यूअस होती है। एक्साइन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, कहीं कहीं वो एब्सेंट होती है।
तो इंटाइन कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन, किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा। When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cells and the generative cell. जब pollen grain mature होते हैं बेटा, दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। कैसे बनते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है बेटा, उसके पास बहुत ज्यादा खाना होता है, ठीक है, और इरेगुलर शेप होता है। तो जो पोलन ग्रेन जब बड़े होते हैं उनके पास दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव और द जनरेटिव। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, उनके पास खाना होता है, लार्जली इरेगुलर होते हैं। जनरेटिव सेल छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूमते रहते हैं। इट इज स्पिंडल शेप्ड। इसकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड। ये आपको याद रखना है, जो एनसीईआरटी में है वो लर्न करना है। विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन्स दो सेल स्टेज में शेड होते हैं। जो 40% है उसमें 3 सेल स्टेज में भी शेड होते हैं। अब ये क्या है बेटा? अभी मैं आपको डायग्राम समझाती हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले ये हमारे पास पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा? इसके अंदर न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंटाइन है, एक्साइन है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप होता है वैक्यूल। क्या डेवलप हुआ? ये वैक्यूल। इस वैक्यूल ने क्या किया? न्यूक्लियस को एक साइड पे धकेल दिया, पुश कर दिया, न्यूक्लियस एक साइड पर आ गई, ठीक है। सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस खा पी के, ये पोलन ग्रेन मोटा होता है, सारा जितना टैपिटम से नरिशमेंट है सब ले लेता है, खा पी के मोटा हो जाता है। जब ये खा पी के मोटा हो गया है, मेच्योर हो गया है, अब इसके अंदर वैक्यूल डेवलप हो गए हैं। अब वैक्यूल ने न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेल दिया है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल मतलब ये इक्वली डिवाइड नहीं होती दो पार्ट में, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं, जिससे जब ये डिवाइड होती हैं तो एक छोटा न्यूक्लियस बनता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। तो इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं जिसकी वजह से ये एसिमेट्रिकली डिवाइड होती है और एक छोटा न्यूक्लियस बनता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। अब ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये इसमें खाना स्टोर होता है और ये नरिशमेंट देता है। ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। इसके ये बाहर जो लेयर देख रहे हो ना बेटा, ये जो बाहर जो लेयर देख रहे हो बेटा, ये लेयर होती है बेटा कैलोज की। किसकी लेयर होती है? ये कैलोज की लेयर होती है, ठीक है। बाद में कैलोज एंजाइम आ जाते हैं, कैलोज लेयर डिसॉल्व हो जाती है और ये जनरेटिव सेल भी फ्रीली क्या करता है? साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। जब मैच्योर स्टेज आता, कई बार जनरेटिव सेल यहीं पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो मेल गैमीट बनाता है। दो मेल गैमीट, उसको कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्या कहते हैं? 3 सेल्ड स्टेज। कई बार पोलन ट्यूब बनने के बाद ये टूटता है, कई बार पोलन ट्यूब बनने से पहले ही टूट जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा कि ये 2 सेल्ड स्टेज के अंदर रिलीज होता है या फिर 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर ये 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। अंडरस्टैंड? आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल के सेशन के अंदर हम पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी स्टडी करेंगे। जब तक आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है इसको, ताकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। बट इसी के साथ ही बेटा मेरा जो लेक्चर है, मेरा जो चैनल है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक्स और अच्छी अच्छी बातें लेके आती रहूंगी। मुझे मोटिवेट करिए। और मोटिवेशन कैसे होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक्स जो होते हैं वो जो टीचर होता है उसके अंदर एनर्जी भर देते हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स एनर्जी भर देते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अब हम कल मिलते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेटा पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देन कल तक के लिए बाय।